हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई खूब ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। आपकी क्लास 12th का हम चैप्टर 4 कर रहे थे। पार्ट 1 हम कर चुके हैं और आज हम पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 2 करने के बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। पार्ट 2 में हमारे पास है केटरिंग एंड फूड सर्विस मैनेजमेंट, जो हमारा आधा हो चुका है। ये यूनिट 2 का चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है ये। इसके अंदर 18 मार्क्स के क्वेश्चन इससे आते हैं और इसका प्रैक्टिकल भी इम्पॉर्टेंट है। खान पान व्यवस्था और भोजन सेवा प्रबंधन, ये चैप्टर हमारा 4 चल रहा है। आज हम करेंगे भोजन सेवा प्रणाली कितने प्रकार की होती है, व्यंजन सूची नियोजन यानी कि मेन्यू प्लानिंग, इस क्षेत्र में प्रबंधन का कार्य किस प्रकार किया जाता है, करियर के लिए क्या तैयारी की जानी चाहिए, क्या कार्य क्षेत्र हैं इस उद्योग के, और कौन कौन से पदों पर हम अपना करियर या जीविका कहाँ से हम शुरू करके क्या क्या कर सकते हैं। शुरू करते हैं हम टाइप्स ऑफ फूड सर्विस सिस्टम। टाइप्स ऑफ फूड सर्विस सिस्टम 4 हैं: परंपरागत, कमिश्नरी, रेडीमेड मील रिलेटेड सिस्टम एंड असेंबली। इनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहली प्रणाली है भोजन की परंपरागत भोजन प्रणाली। इसमें जहाँ पे भोजन प्रिपेयर होता है वहीं पे कस्टमर को दिया जाता है, यानी कि खाने वाला भी वही है और बनाने वाला भी वही है। जैसे हमारे घर में होता है, किचन में खाना बनता है और वहीं पे हम घर में उसे खाते हैं। हॉस्पिटल में पेशेंट के लिए खाना बनता है, हॉस्टल्स में बच्चों के लिए खाना बनता है, और गेस्ट हाउस में गेस्ट के लिए खाना बनता है। बहुत सारे रेस्टोरेंट भी वहीं पे खाना तैयार करते हैं जहाँ पे उनके कस्टमर खाने के लिए बैठे होते हैं। इसकी ख़ास बात यह है कि इसमें व्यक्तिगत पसंद को थोड़ा सा इंक्लूड किया जा सकता है, यानी कि थोड़ी सी मेन्यू के अंदर लचीलापन होता है। आवश्यकता अनुसार कोई इंग्रेडिएंट अवेलेबल है तो उसे इंक्लूड किया जा सकता है, और नहीं है तो उसे उस तरह का जो व्यंजन है वो हटाया भी जा सकता है। इसमें लागत भी कम आती है क्योंकि आसपास जो मौसम के हिसाब से चीज़ें होती हैं वही यूज़ की जाती हैं। अगला सिस्टम है कमिश्नरी फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, रसद विभाग। रसद के नाम तो आपने पहले सुना होगा। रसद का मतलब होता है बहुत बड़ी मात्रा में वो पदार्थ वहाँ पे है। तो इसी तरह से इसमें भोजन एक केंद्र पर तैयार किया जाता है और परोसने के लिए उस कुछ दूरी पर स्थित उसके जो केंद्र होते हैं वहाँ पे भेज दिया जाता है। जैसे हम कह सकते हैं कि अगर हल्दीराम का रेस्टोरेंट में हम जा रहे हैं तो उसकी जो कुछ चीज़ें जो हैं वो किसी एक पर्टिकुलर किचन पे तैयार होती होंगी और फिर उसके जितने भी आउटलेट्स हैं वहाँ पे उसको भेज दिया जाता है। फिर इसमें ये सुनिश्चित करना पड़ता है कि जहाँ पे भोजन यूज़ होना है वहाँ पे सप्लाई हो भी गया है और सुरक्षित है। कैफ़े, कॉफ़ी डे, बारिस्ता, आइसक्रीम पार्लर, दूध जहाँ मिलता है, शेक वगैरह जहाँ मिलते हैं, बिस्किट इत्यादि, ये सभी केंद्रीय रसोई घर से तैयार किए जाते हैं, वहाँ से सप्लाई की जाती है। यानी कि इन सब ये वो एग्ज़ाम्पल हैं जहाँ जो खाना मिलता है वो एक सेंट्रल किचन में तैयार किया जाता है और बाकी इनके आउटलेट में पहुंचा दिया जाता है। जब ग्राहक ऑर्डर देता है तो उसकी इच्छा अनुसार उसमें सुगंध, खुशबू और अन्य टॉपिंग्स मिलाकर तैयार करके सजा के उसे दे दिया जाता है। इससे फ़ायदा क्या है? हर आउटलेट पे उपकरण नहीं रखने पड़ते, हर आउटलेट पे बनाने वाले नहीं रखने पड़ते और सभी उत्पादों की गुणवत्ता सेम रहती है। अगर एक ही जगह पे बनते हैं तो उनकी गुणवत्ता, उनका टेस्ट, उनका फ्लेवर सब कुछ एक ही रहता है। तो इससे उस ब्रांड की वैल्यू बढ़ती है और लागत भी कम आती है। तीसरा है तैयार भोजन प्रणाली, रेडीमेड मील सर्विस। जैसा ये नाम से ही बता रहा है, पहले से ही रेडी करके रख लेते हैं। यानी कि कोई भी चीज़ जो भी उनके मेन्यू में है उन सबको बहुत पहले ही तैयार करके रख लिया जाता है और फिर उन्हें हिम शीतित, इसका अर्थ है डीप फ्रीज़र में रख देते हैं। बड़े शहरों में इस तरह के बहुत सारे खाद्य पदार्थ मिलते हैं, पराठे, समोसे, कटलेट, फ्रेंच फ्राइज़, ये बर्गर वगैरह जो आप खाते हैं मैकडोनल्ड्स पर, ये सब इनकी जो टिक्की होती है वो सभी चीज़ें बहुत समय पहले ही बनाकर डीप फ्रीज़र में रख दी जाती हैं। जैसे ही कस्टमर ऑर्डर देता है वह तो उसको गर्म करके और साथ सजा के दे दिया जाता है। गोदरेज और मैफ्को ऐसे उद्योगों में ऐसे उद्योग चलाते हैं, ऐसे उत्पाद बनाते हैं, उनका वितरण भी करते हैं। सबसे पहली बात यहाँ पे ये है कि ये करने के लिए इस वाली प्रणाली में विशेष उपकरणों की आवश्यकता होती है। डीप फ्रीज़र में अगर रखना है तो डीप फ्रीज़र भी चाहिए होगा।
अलग अलग तरह की चीज़ें अलग अलग तरह के टेम्परेचर में मेंटेन करनी पड़ती हैं, तो उनके लिए अलग फ्रीज़र चाहिए होगा। कुछ चीज़ें एक दूसरे से सेपरेट करनी होती हैं ताकि उनकी खुशबू और वो आपस में ना मिल जाएं, इसलिए भी उनको और उपकरणों की आवश्यकता पड़ेगी। यानी कि इसमें उस खाने को दूषित होने से बचाने के लिए, ख़राब होने से बचाने के लिए बहुत संभालने की आवश्यकता पड़ती है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये हेल्दी भी नहीं है और एक महंगी प्रक्रिया है। नेक्स्ट है संयोजक सेवा प्रणाली या असेंबली। असेंबल करने का मतलब आपने पहले पढ़ा होगा, सुना भी होगा कि अलग अलग पार्ट्स को जॉइन करना। तो इसमें भी वही तरीका अपनाया जाता है। इसमें पहले से तैयार खाद्य पदार्थ विनिर्माता से खरीदे जाते हैं। विनिर्माता का अर्थ यहाँ पे ये है कि बनाता कोई और है और अपने नाम से बेचता कोई और है। जैसे अगर एक नामचीन रेस्टोरेंट कोई चीज़ परोस रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि उसने वो चीज़ खुद बनाई हो। कई बार ये लोग क्या करते हैं कि ऐसी जगह पे जहाँ से लागत कम आए और सस्ता वो खाद्य पदार्थ मिल जाए, ये अपनी रिक्वायर्ड क्वालिटी और क्वांटिटी के हिसाब से उसे ऑर्डर देते हैं कि जैसे कह दिया कि भी हमें 500 टिक्की बना के दे दो, इस तरह से। तो वो बना के देता है और ये अपनी जगह पे उसे ले रखने के बाद उसको कैसे परोसना है, किस रूप में परोसना है, उस तरह से वो तैयार करके दे देते हैं। एक इसका छोटा उदाहरण गोलगप्पे हो सकता है। जैसे गोलगप्पे बनाने वाला ज़रूरी नहीं है कि गोलगप्पे वो खुद बनाता हो, वो कहीं से रेडीमेड भी ला सकता है, या उसने बनाए घर पे और फिर उसने मार्केट में जाके बेचे। तो इसमें ख़ास बात ये है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा तैयार नहीं की जाती, और जो बेचने वाला है वो उपकरण खरीदना, शेफ़ उसके लिए लगाना या मैन पावर ज़्यादा लगाना, उस सारे कार्यक्रम से बच जाता है। उसकी लागत कम हो जाती है और वो सिर्फ बेचने की प्रक्रिया पे ध्यान देता है। अब है कि ये सब करने वाले व्यक्ति जो होंगे, जिनको हम प्रबंधक कहेंगे, अगर वो किसी होटल को चला रहे हैं, रेस्टोरेंट को चला रहे हैं, या किसी भी फूड प्रोवाइड करने वाले सिस्टम से, ऑर्गेनाइजेशन से, रेस्टोरेंट किसी भी उससे जुड़े हुए हैं, तो उनके अंदर क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत सारा और एक ट्रिकी कार्यक्रम है। तो उसमें क्या क्या आवश्यक निपुणताएं होनी चाहिए। मेन्यू बनाना आना चाहिए, कौन से खाद्य पदार्थ कहाँ से लेने हैं कि सस्ते भी पड़ेंगे और अच्छे भी होंगे, बनेंगी कैसे चीज़ें, कैसे परोसी जानी चाहिए, उसके लिए कौन से आवश्यक उपकरण होंगे, ये सब उसे ज्ञान होना चाहिए। उसके अंदर लोगों को ऑर्गेनाइज करने की, काम बांटने की और उन्हें डायरेक्ट करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। सफल कार्मिक निदेशक का अर्थ है लोगों को वो डायरेक्ट कर सके, उन्हें बता सके और ऑर्गेनाइज कर सके सारे कार्यक्रम को। वो ये सुनिश्चित कर सके कि आसपास साफ सफाई, स्वच्छता बनी रहे और लागत भी नियंत्रण में रहे। और कैसे लागत को नियंत्रण में रखना है, यानी कि कॉस्ट इफेक्टिव प्रोसीजर कैसे अपनाने हैं, ये उसे आना चाहिए। नहीं तो सारा आउट ऑफ बजट हो जाएगा। और साफ़ सफाई तो खाने के मामले को लेकर बहुत ही ज़रूरी है। बहुत सारे लाइसेंस खाना बनाने वाले उद्योग को लेने पड़ते हैं और क्वालिटी मेंटेन करनी पड़ती है। इकाई के भौतिक स्वरूप के लिए स्थान का बुद्धिमत्ता से प्रयोग किया गया हो। इसका अर्थ ये है कि ऐसी जगह पे ये इकाई या उद्योग लगाया जाए जहाँ पे कम दामों में या कम किराए पर वो जगह मिल सके, और जितनी भी जगह अवेलेबल है उसका बेस्ट यूज़ कैसे किया जा सकता है, ये उसे पता होना चाहिए। उसके साथ साथ जो उस उद्योग से अपशिष्ट पदार्थ निकल रहे हैं, यानी कि जो भी कूड़ा करकट निकल रहा है, उसको प्रॉपरली कैसे उसका प्रबंध कैसे करना है। ऐसा नहीं है कि उसको निकाला और बाहर जाके कूड़ेदान में डाल दिया। इन लोगों के ऊपर ये भी एक एडवाइजरी और इनके इंस्पेक्शन में इंक्लूड होता है कि वो जो भी कूड़ा निकल रहा है उसको कैसे मैनेज कर रहे हैं। तो उनको कोशिश करनी चाहिए कि पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए किसी भी तरीके से। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक हमारा, व्यंजन सूची नियोजन। कहने का अभिप्राय है मेन्यू की प्लानिंग। मेन्यू कार्ड आप सब ने रेस्टोरेंट और होटल्स वगैरह में देखा होगा, जिस पे लिखा होता है कि इस होटल में या रेस्टोरेंट में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। ये हमें, अगर हम एज ए कस्टमर जाते हैं तो हमें बताता है कि ये हमारे पास चॉइसेस हैं, इस टाइम पे ये डिशेस मिलती हैं और ये इतने भाव में मिलती है। अब ये तो हो गया कस्टमर के लिए। और ये प्रिपेयर कैसे किया जाता है, जो भी जहाँ पे भी उसकी लोकेशन है, उसके आसपास रहने वाले लोग जो उसमें फ्रीक्वेंटली आते हैं, वो क्या खाना पसंद करते हैं, उनकी किस तरह की हैबिट्स हैं, वो क्या चूज़ करते हैं, वो उनका आर्थिक स्तर क्या है,
ये उसके ऊपर निर्भर करता है कि आप मेन्यू में क्या रखेंगे। अगर आप एक बहुत ही पॉश कॉलोनी में ढाबे का मेन्यू रखेंगे तो वो नहीं चलेगा, और इसका उल्टा भी करेंगे तब भी नहीं चलेगा। तो पहली बात ये ग्राहक के लिए है, और दूसरी बात ये जो भोजन स्टाफ है उसको भी बताता है कि उन्हें क्या क्या प्रिपेयर करना है। यानी कि 3 तरह के विचार हो गए। एक तो ये भोजन की विविधता दिखाता है ग्राहक को। फिर ग्राहक को अगर एक विविधता मिलती है खाने में और स्वादिष्ट भोजन होता है तो उसके जो वो कीमत अदा कर रहा है उस खाने के लिए, उसको वो अदा करके संतुष्टि हो जाती है। उसे लगता है कि उसने जो पैसे पे करे उसमें उसको उतनी चीज़ मिली। और जो कर्मचारी होते हैं उनको इस लिखित व्यंजन सूची को वास्तविक खाद्य पदार्थ में बदलना होता है। जो प्रबंधन है वो ये देखता है कि जो हम प्लान कर रहे हैं, जो हम बनवा रहे हैं, वहाँ उस चीज़ के लिए कस्टमर दोबारा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक मेन्यू कार्ड उस रेस्टोरेंट की कार्यशैली क्या है, वो किस तरह की चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, उसको भी दिखाता है। एक अच्छा मेन्यू कार्ड हमेशा बिक्री को बढ़ाएगा, विज्ञापन की तरह से कार्य करता है। लोग आकर्षित होते हैं उसको देखकर, और उसके अंदर जो चीज़ें हैं वो उस यूनिट का, उस इकाई का श्रम बचाने वाली, समय बचाने वाली और लागत प्रभावी हो सकती हैं। यानी कि ये तीनों चीज़ें मेन्यू कैसा बनाया गया है उसके ऊपर डिपेंड करती हैं। तो एक तरह से एक जो मेन्यू कार्ड होता है वो उस रेस्टोरेंट का ब्रांड वैल्यू को बढ़ाता है। और साथ में इसका फ़ायदा ये भी है कि व्यंजन सूची अगर हम पहले ही बना लेंगे तो जो हम प्रिपेयर करने जा रहे हैं कम समय, श्रम और लागत में तैयार हो जाता है। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है भोजन सेवा में प्रबंधन। यानी कि इसको मैनेज हम जब करेंगे तो वो कैसे चलेगा। प्रबंधन के लिए सबसे पहले हमारे पास संसाधन होने चाहिए, और संसाधनों के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमें 6M याद रखना चाहिए। 6M यानी कि 6M। M यानी कि M अल्फ़ाबेट। M से मटेरियल, M से मैन, M से मार्केट, M से मशीन, M से मिनट्स, M से मनी। यानी कि ये सारी वो संसाधन हैं जो हमें प्रबंधन में काम आएंगे। मटेरियल यानी कि हमारे पास इंग्रेडिएंट्स, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे पास फर्नीचर, ये सब उपकरण, ये सब होना चाहिए। उपकरण आएंगे हमारे मशीन में जो हमारी कार्य को सरल करने में हेल्प करेंगे। मार्केट, जहाँ पे हमारा जो प्रोडक्ट है वो बेचा जाएगा या अपने कस्टमर्स तक पहुँचेगा। मैन यानी कि हमारी मैन पावर, कार्य करने के लिए हमें व्यक्तियों की भी आवश्यकता पड़ेगी, तो ये भी हमारा संसाधन है। मिनट्स यानी कि हमें समय कितना लगता है और हमारे पास उसके लिए मनी कितनी अवेलेबल है उसको मैनेज करने के लिए। ये 6M है जो एक भोजन सेवा प्रबंधन के कार्य के लिए रिसोर्स का कार्य करते हैं। अब इन सारे रिसोर्सेज को लेकर प्रबंधन करते समय किन बातों का ध्यान रखना है, या कौन कौन से स्टेप्स हैं जो प्रबंधन करने वाले का कार्य होते हैं। सबसे पहले है नियोजन। नियोजन का अर्थ है प्लान करना। कहाँ बनाना है, क्या बनाना है, कब बनाना है, कैसे बनाना है, कौन बनाएगा, किन बातों का ध्यान रखना है। ये सारे प्रश्नों का जब हम जवाब देंगे तो हम कहेंगे कि नियोजन का कार्य किया जा रहा है। अब उसके बाद है उसका आयोजन करना। आयोजन का अर्थ है कि जितनी सारी अभी तक हमने प्लानिंग करी है उसके लिए सभी चीज़ों को इकट्ठा करके उस कार्य को शुरू कर देना, लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना कि कौन क्या कार्य करेगा, कैसे करेगा और कौन किसको रिपोर्ट करेगा, किस तरह से यानी कि जनशक्ति और संसाधनों को आपस में वितरित कर देना और जिम्मेदारियों को बांट देना। स्टाफ रखना का अर्थ है आयोजन के लिए जो लोग आवश्यक हैं उनको उस कार्य में लगाना, और अगर किसी को किसी विशेष कौशल की आवश्यकता है तो उसे वो कौशल या प्रशिक्षण दिलवाना ताकि जो यूनिट है, जो संगठन है, उसके लक्ष्य पूरे हो सकें। प्रतिनिधित्व का अर्थ है कि जो प्रबंधन का कार्य कर रहा है, जो यानी कि जो प्रबंधक है, वो उन सब का एक प्रतिनिधि है। इसी तरह वो अपने से नीचे या अपने साथ बाकी जो ग्रुप बना रहा है उनमें भी एक एक प्रतिनिधि रखे ताकि उस कार्य को प्रॉपरली डेलीगेट किया जा सके और कार्य
पूरा हो सके। अब है निर्देशन। निर्देशन करते समय तुरंत जल्दी से निर्णय लेने की क्षमता, योग्यता होनी चाहिए। सही निर्णय लेने की योग्यता और क्षमता होनी चाहिए, ताकि आवश्यकता अनुसार जैसी कोई इमरजेंसी हो उसके अनुसार कार्य किया जा सके और निर्णय लिया जा सके। इसमें कर्मचारियों का हित भी देखना चाहिए, संस्थान का ही नहीं। फिर है उनको प्रेरित करना। प्रेरित करना का अर्थ है जो कर्मचारी आपके लिए काम कर रहे हैं, आपके संगठन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए काम कर रहे हैं, उनका प्रेरित होकर अगर वो काम करेंगे तो कार्य में गुणवत्ता हमेशा अच्छी होगी। तो उनके व्यक्तिगत प्रगति के अवसर हमेशा उस कार्य में रखने आवश्यक हैं। बजट बनाना। बजट बनाना एक बहुत इम्पोर्टेंट कार्य है जो एक प्रबंधक को आना चाहिए। बजट बनाने का अर्थ ये हुआ कि जो आपके पास आय है और जो आपको व्यय करना है उसके बीच में संतुलन बने। फिर है संपूर्ण प्रक्रम का समन्वय करना, यानी कि ये जो सारे प्रोग्राम हो गए, जो सब कुछ डिसाइड हुआ है, जो कार्य बनना शुरू हो गया है, जो प्रोडक्ट बनना शुरू हुआ है, उसके बाद उसको स्टोर करना, उसको अगले उस तक आउटलेट तक पहुंचाना, डिस्ट्रीब्यूट करना, और सब चीज़ों को साथ में स्वच्छता और क्वालिटी मेंटेन करना, और इसमें लगे हुए सभी लोगों, सभी विभागों के बीच में कोऑर्डिनेशन बिठाना भी उसका कार्य है, ये उसे आना चाहिए। और रिपोर्टिंग करना। रिपोर्टिंग करने का अर्थ है इन सभी चीज़ों का रिकॉर्ड भी मेंटेन करना, ताकि आवश्यकता पड़ने पर किसी कोई गड़बड़ होने पर या किसी और तरह की आकस्मिक उसमें वो बैक स्टेप लेकर देख सके कि कहाँ पे क्या गलती हुई, या फिर गलतियों जैसी कोई संभावना दिखे तो उसे ठीक किया जा सके, और जो अपने और अधिकारी हैं आगे उनको बताया जा सके, संस्थान का काम सुचारू रूप से चल सके। अगला टॉपिक आता है हमारे पास जीविका के लिए तैयारी, यानी कि करियर के लिए क्या कौशल अपनाएं कि हम इस खाद्य सेवा उद्योग में सफलता हासिल कर सकें। खाने की बात है तो खाने में रुचि होनी चाहिए। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पाक कलाएँ कौन सी होती हैं, कौन कहाँ पे किस तरह का खाना बनता है, किस तरह का खाना लोग पसंद करते हैं, वो सब पता होना चाहिए व्यक्ति को। भोजन की गुणवत्ता कैसे मेंटेन की जाए, कैसे उत्पादन किया जाता है, कैसे स्वच्छता कैसे मेंटेन की जाए, और लागत को कैसे कंट्रोल किया जाए, ये सब करना सीखना पड़ेगा, ये सब आना चाहिए। फिर कैसे प्रोडक्टिविटी को मेंटेन किया जाए, कैसे उत्पादन को बढ़ाया जाए, बनाया कैसे रखा जाए, और कैसे इन सारी चीज़ों को लागू किया जाए। ऐसा जो व्यक्ति होता है उसकी जो प्रवृत्ति है वो बहिर्वादी और मैत्रीपूर्ण होनी चाहिए, यानी कि झगड़ालू प्रवृत्ति का व्यक्ति इसमें काम नहीं कर सकता। लोगों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखने वाला और बहिर्वादी व्यवहार वाला, यानी कि संकोची स्वभाव का ना हो। उसकी आयोजन क्षमता बहुत अच्छी होनी चाहिए, उसकी दृष्टि बहुत दूर तक और बहुत डिटेल के साथ चीज़ों को देख सके और समझ सके, दूरदृष्टि रखने वाला होना चाहिए। व्यक्ति को एनर्जी बहुत चाहिएगी तो एनर्जी वाला होना चाहिए, प्रसन्न रहने वाला होना चाहिए, क्योंकि इश्यूज़ और प्रॉब्लम्स बहुत सारी आ सकती हैं। उसकी संप्रेषण क्षमता अच्छी होनी चाहिए। कहने का अर्थ ये है कि लोगों के साथ कम्युनिकेट करना पड़ेगा इस उद्योग में, लिखित रूप में भी और मौखिक रूप में भी। तो दोनों ही तरीके से व्यक्ति की संप्रेषण कम्युनिकेशन कैपेसिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। और पारस्परिक क्रिया पोषण, इसका अर्थ ये है कि बहुत सारे लोगों से इंटरेक्शन होगा, सबॉर्डिनेट भी होंगे, आपके उच्च अधिकारी भी होंगे, बहुत बार लिखित होगा, बहुत बार मौखिक रूप से होगा, बहुत सारी लोगों के बीच में वो अपने वार्तालाप से, अपनी बातचीत से मधुर संबंध बना के रख सके, क्रियाशील रह सके, ये क्षमता उसमें होनी चाहिए। और अगर मल्टीलिंगुअल हो वो व्यक्ति, यानी कि बहुत सारी भाषाओं का अगर आपको ज्ञान हो, तो इस कार्य क्षेत्र में सफलता पाना और आसान है। कि जैसे मान लीजिए आप अंतर्राष्ट्रीय किसी पर्यटक को केटर कर रहे हैं और आपको उसकी भाषा आती है, तो वो भी बहुत प्रसन्न हो जाएगा और वो आपको बहुत नियर डियर समझेगा। तो इस तरह से आप लोगों को अपना बनाने में, या अगर आप किसी बाहर देश में जाकर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है बाहर जाने की और आप वहाँ पे कार्य कर रहे हैं और वहाँ की भाषा आपको आती है, तो आपके लिए वहाँ पे एडजस्ट करना और कार्य करना बहुत आसान होगा। फिर आता है कार्य क्षेत्र क्या है। यहाँ पे अगर हम अपनी जीविका बनाने चलें, अवसर करियर बनाने चलें, तो क्या क्या हमारे लिए, कहाँ कहाँ तक, हम कितनी दूर तक देख सकते हैं। भोजन सेवा व्यवसायिक कार्य क्षेत्र की मांग क्या है, पहले हमें ये पता होना चाहिए, यानी कि उसकी क्या विशेषता है। अनगिनत व्यावसायिक सुविधाएं मिलती हैं व्यक्ति को इसमें। अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने का
अवसर मिलता है, तो उसके लिए व्यक्ति को तत्पर होना चाहिए वहाँ पे कार्य करने के लिए, उन अपॉर्चुनिटीज़ को लेने के लिए। अपने आप को तत्पर होने का मतलब ये नहीं है कि आप उतावले हैं, तत्पर होने का मतलब ये है कि आप उसके अनुसार अपनी एबिलिटीज़ को विकसित करें, अपने कौशल उसमें लेके आएँ। जैसे अभी हमने बात करी, मल्टीलिंगुअल होना उसमें से एक तरीका है। व्यक्ति को इसमें बहुत सारी जगह पे कार्य करने की सुविधाएं मिलती हैं, बहुत सुंदर सुंदर जगह पे, जहाँ पे भी वो आउटलेट होगा या वो जैसे एडवेंचर स्पोर्ट्स के सेंटर होते हैं, वहाँ जहाँ पे और छुट्टियों में लोग जहाँ पे जाते हैं वहाँ पे खुश होने के लिए जाते हैं, तो वो बहुत खाने पीने पे भी बहुत एंजॉय करते हैं। तो वहाँ पे जहाँ पे घूमने फिरने की जगह होते हैं, टूरिस्ट स्पॉट होते हैं, वहाँ पे गेस्ट हाउस, रेस्टरूम, होटल, रेस्टोरेंट बहुत सारे होते हैं, तो वहाँ पे कार्य करने के लिए बहुत सारे अवसर होते हैं। तो इतनी सुंदर सुंदर जगह जो बनी होती हैं, तभी तो टूरिस्ट वहाँ जाते हैं। तो इतनी सुंदर सुंदर जगह पे व्यक्ति को कार्य करने का अवसर मिलता है, वहाँ रहने का अवसर मिलेगा, उस खाने को, उस परिसर को, उस पूरे वातावरण को एंजॉय करने का अवसर भी मिलता है। इसलिए व्यक्ति के अंदर समर्पण, अभ्यास और निपुणता होना बहुत आवश्यक है। निपुणता होना बहुत आवश्यक है, यानी कि जो आप कार्य कर रहे हैं, अगर आप उसमें निपुण बनेंगे, उन सभी कौशलों को विकसित करेंगे, तभी आप इस कंपटीशन में रुक पाएंगे। इसके लिए बहुत दूरदृष्टि से काम करने वाले, आगे से प्लान करने वाले और अपने आप को आने वाले फ्यूचर के लिए तैयार करके रखने वाले नौजवानों की इस कार्य क्षेत्र में बहुत मांग है। अब है किन किन स्तर पे ये कार्य आप करियर के तौर पे इन सारे क्षेत्रों में जा सकते हैं। शेफ़ का कार्य कर सकते हैं। सबसे पहली बात, अगर आपको कुकिंग का बहुत शौक़ है और आप बहुत सारे कुजीन के बारे में जानकारी ले लेते हैं, तो आप शेफ़ का कार्य कर सकते हैं। शेफ़ की बहुत अलग अलग स्तर के पद होते हैं जहाँ पे कार्य किया जा सकता है। खुद का स्वतंत्र केटरिंग या रेस्टोरेंट बिजनेस, मनोरंजन उद्योग शुरू कर सकते हैं आप। जैसे कहीं पे एडवेंचर स्पोर्ट्स होते हैं, वहाँ पे आप अपना केटरिंग स्टार्ट कर सकते हैं। कोई इस तरह के खुद प्लान करके, अगर आपके पास जगह है तो इस तरह के एडवेंचर स्पोर्ट को खुद शुरू कर सकते हैं और वहाँ को पूरा मैनेज कर सकते हैं। जब लोग एयरप्लेन में जाते हैं या शिप पे जाते हैं, क्रूज़ में जाते हैं या ट्रेन में जाते हैं, तो वहाँ पे भी फूड सर्व किया जाता है। तो ऐसी जगह पर जहाँ पे भी फूड सर्व किया जाता है, यानी कि ट्रांसपोर्ट के जो मोड्स हैं, वहाँ उनमें भी आप कार्य कर सकते हैं। प्रबंधक के तौर पे भी कार्य कर सकते हैं, शेफ़ के तौर पे भी कर सकते हैं। और दूसरी जो चीज़ें होती हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, सुपरवाइज़ करना, मैनेज करना, बजटिंग करना, उन सब सारे लेवल पे कार्य कर सकते हैं। भोजन सेवा पर्यवेक्षक का कार्य कर सकते हैं। इसका अर्थ ये है, पर्यवेक्षक का अर्थ होता है सुपरवाइज़र। ये सरकारी जो संस्थाएं हैं उनमें भी हो सकता है, प्राइवेट में भी हो सकता है, इंडस्ट्रीज़ में भी हो सकता है। जैसे मिड डे मील के ऊपर सुपरवाइज़र हैं, जैसे हॉस्पिटल में सुपरवाइज़र हैं, जैसे गवर्नमेंट जो स्कीम्स बनाती है बहुत सारी, उनमें आप कहीं सुपरवाइज़र का काम कर रहे हैं। कहीं पे कैंटीन, कैफेटेरिया, इंडस्ट्रियल कैंटीन है, वहाँ पे सुपरवाइज़र का, मैनेजर का कार्य कर सकते हैं, शेफ़ का कार्य कर सकते हैं। स्वास्थ्य देखभाल उद्योग में कार्य कर सकते हैं, यानी कि जैसे कि अस्पताल, स्वास्थ्य देखभाल का इंस्टीट्यूट हो गए, अस्पताल हो गए, आजकल तो स्पा सेंटर और स्पोर्ट्स के फिटनेस सेंटर ये सब भी हैं। वहाँ पे भी इस क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों की आवश्यकता होती है। और होटल, रेस्टोरेंट में तो बहुत सारे स्तर पे कार्य कर ही सकते हैं, मैनेजर के तौर पे, सुपरवाइज़र के तौर पे, शेफ़ के तौर पे, और इन सब के बीच में कोऑर्डिनेट करने वाले के तौर पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होती हैं। ये एक आपके सामने स्लाइड पे जो पिक है, ये आपकी एनसीईआरटी बुक में कुछ ऑप्शन दिए हुए थे कि कहाँ कहाँ क्या क्या कर सकते हैं, वो ये डाली हुई है। जैसे कैंटीन प्रभारी के रूप में, शेफ़ के रूप में, खाद्य सेवा निदेशक के रूप में, अल्पाहार गृह प्रबंधक का अर्थ है मिड डे मील जो दिया जाता है उसका मैनेजर का काम कर सकते हैं। उत्पादन प्रबंधक हो सकते हैं, क्रय प्रबंधक यानी कि परचेजिंग मैनेजर हो सकते हैं, प्रोडक्शन मैनेजर हो सकते हैं, मील मैनेजर हो सकते हैं, सुपरवाइज़र हो सकते हैं, 3 to 7 स्टार होटल में शेफ़ हो सकते हैं, विद्यालय, उद्योग, अस्पतालों में कैंटीन प्रभारी का कार्य कर सकते हैं, जो मनोरंजन के उद्यान होते हैं वहाँ पे, थीम पार्टीज़ में और एडवेंचर स्पोर्ट्स में, ये सभी में भोजन प्रबंधन का कार्य कर सकते हैं। बहुत सारी एग्जीबिशंस लगती हैं, वहाँ पे भी खाना होता है,
वहाँ मैनेज कर सकते हैं और अपना खुद का उद्यम शुरू कर सकते हैं। ये सब चीज़ें हम पहले बात कर चुके हैं, तो ये सब कार्य आप कर सकते हैं। पत्र पत्रिकाओं में लिखने का कार्य भी कर सकते हैं, सलाहकार का कार्य भी कर सकते हैं। अब ये पुनरावलोकन प्रश्न है जो आपकी बुक में ही दिए हुए थे, ये आप अपनी कॉपी में करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 और 4 ये जो हमने पहला पार्ट किया था उससे संबंधित है, और व्यंजन सूची, भोजन सेवा प्रतिष्ठान और खाद्य सेवा प्रतिष्ठान से संबंधित विभिन्न कार्य का वर्णन, ये सभी हमने आज किया है, तो ये इसमें से करेंगे आप। ये प्रैक्टिकल का कार्य था एक आपके इसमें, जो मुझे लगा कि आप घर में रहकर भी कर सकते हैं। इसमें 2 ऑप्शन है। इसमें एक मेन्यू प्लान करना है, आइदर स्कूल की कैंटीन के लिए 4 दिन का मेन्यू प्लान करेंगे, या फिर मिड डे मील योजना के लिए 1 सप्ताह का मेन्यू प्लान करेंगे। इसमें बस आपको ये देखना है कि मेन्यू प्लान करते समय कि आप किसके लिए कर रहे हैं, और उनके लिए आसपास जो स्थानीय रूप से उपलब्ध चीज़ें हैं, पोषक पदार्थ हैं जो कि कम मूल्य के हैं, उन्हीं को आप शामिल करें, ये ध्यान रखना है। जब आप ये प्रिपेयर कर लेंगे तब आप जब आपकी क्लासेस ओपन होंगी, आप अपने टीचर से भी चेक करा सकते हैं। जब आपकी क्लासेस ओपन होंगी तो उसके बाद इसे ग्रुप में लेकर डिस्कस किया जा सकता है, और जो सजेशन आते हैं, जो इम्प्रूवमेंट के लिए सजेशन आते हैं, उन सभी को भी साथ में रिकॉर्ड करके आप नोटबुक में लिख सकते हैं। ये आपका फाइल वर्क है। अब कुछ पुनरावलोकन प्रश्न यानी कि अभ्यास के प्रश्न हमने इस वाले वीडियो के बेसिस पे बनाए हैं। विभिन्न प्रकार की भोजन सेवा प्रणाली कौन कौन सी हैं, आवश्यक खाद्य सेवा प्रबंधन के लिए आवश्यक निपुणताएं कौन कौन सी होनी चाहिए, मेन्यू सूची का अर्थ क्या है, क्या महत्व है, 6M कौन से हैं, क्या कार्य करते हैं, और भोजन सेवा प्रबंधन विभाग के क्या कार्य हैं, वो नियोजन आयोजन जो अभी हमने करे थे, कौन कौन से व्यक्तिगत कौशल व्यक्ति में होने चाहिए इस क्षेत्र में करियर बनाने के लिए, ये भी हमने अभी करे हैं, और कौन कौन से करियर के अवसर अवेलेबल हैं, ये हमने बिल्कुल एंड में करा है। ये इससे आप यहाँ से इसका आंसर लिख सकते हैं। अगली बार हम पार्ट 5 पढ़ेंगे, फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी। और इतना लंबा बड़ा सा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो को आप फटाफट देख सकें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।